मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आज का एसएसटी का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 16 द कंपनी राज। तो या इसको हम स्टार्ट करेंगे। इंडिया वॉज वंस नोन एज द गोल्डन बर्ड। इंडिया एक समय पे सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी। शी वॉज अ रिच कंट्री विद एन अबंडेंस ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज। एक टाइम ऐसा था कि यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत अमीर कंट्री हुआ करती थी ये। यहाँ पे वेल्थ के, पैसों के, हर चीज़ों के बहुत अच्छे रिसोर्सेज हुआ करते हैं। बट ही बिकेम पुअर आफ्टर फॉरेन इन्वेडर्स प्लंडर्ड द लैंड। लेकिन क्या हुआ कि कुछ समय बाद जब फॉरेनर्स आए और उन्होंने इस देश में आके कब्जा कर लिया, तो क्या हुआ ना कि ये कंट्री गरीब हो गई, क्योंकि वो जितना भी यहाँ पर के जो जितने भी रिसोर्सेज थे वो उसको यहाँ से उठ लेके चले गए। ग्रीक्स, तुर्क्स, मुगल्स, मंगोल्स एंड फाइनली द यूरोपियंस। कौन कौन आए थे? ग्रीक्स आए थे, टर्किश आए थे, मुगल्स आए थे, मंगोल्स आए थे और यूरोपियंस भी आए थे। ऑल एक्सप्लॉयटेड हर एज बस एज दे कुड। इन्होंने जितना हो सकता था उतना इस देश को बर्बाद किया। अवर ओनली वीकनेस वॉज, हमारी एक ही कमज़ोरी है। वी फॉट अमंग्स अवर सेल्व्स एंड वर नॉट यूनाइटेड। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या कि हम आपस में ही लड़ते हैं, एक साथ कभी भी नहीं होते। हेयर इज़ अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स का रूल था, जिन्होंने जो यहाँ पे अपना रूल किया हुआ था, वो रहते सहते थे, उसके बारे में पूरा ब्रीफ से सही से आपको बताया गया है। इट वॉज द फेस ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का समय का फेस था, जब यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी थी। द यूरोपियन कंट्रीज़ वर फाइटिंग विद ईच अदर टू गेन मोर पावर्स। यूरोपियन कंट्रीज़ जो थे ना, वो आपस में लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली होगा। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड अ सी रूट टू इंडिया इन 1498। वास्को डिगामा नाम के एक शख्स थे। उन्होंने क्या किया था कि समुद्र से भारत आने के लिए रास्ते को खोजा था 1498 में। एंड इट पाव द वे फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू ऑल्सो ट्रेड विद इंडिया। और यही थे जिन्होंने इंडिया में यूरोपियन कंट्रीज़ का व्यापार करने के लिए रास्ता बनाया था। द पोर्तुगीज़ एंड द स्पेनियर्ड्स वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू केम टू इंडिया टू ट्रेड इन क्लॉथ्स एंड स्पाइसेस। पुर्तगीज़ और स्पेनियर्ड्स थे जो कि सबसे पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में आए थे कपड़े और मसालों का व्यापार करने। These countries noted that India was divided into several small states and were forever fighting with each other. ये कंट्रीज़ जब यहाँ पे आई तो उन्होंने नोटिस किया, उन्होंने देखा कि इंडिया में जो कंट्रीज़ है कई छोटे छोटे से स्टेट्स में बटी हुई है जो आपस में ही लड़ते रहते हैं। इन द अर्ली 16th सेंचुरी, और 16 सेंचुरी के स्टार्टिंग में 16 सेंचुरी के स्टार्टिंग में पुर्तगीज़ स्टैब्लिश देयर रूल। पुर्तगीज़ ने अपना एक रूल बनाया ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन गोवा। कहाँ पे? वेस्ट कोस्ट इंडिया का जो गोवा का हिस्सा था वहाँ पे। हाउएवर, जबकि द पुर्तगीज़ डोमिनेटेड रिमेन कन्फाइंड टू द कोस्टल पेरिफेरी। जबकि क्या होता था कि पुर्तगीज़ को ना डोमिनेट किया गया था, उनको वहाँ से। मीनवाइल अदर यूरोपियन कंट्रीज लाइक हॉलैंड, फ्रांस एंड ब्रिटेन ऑल्सो लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ इंडिया टू ट्रेड इन गुड्स। इसके बाद क्या हुआ कि और भी यूरोपियन कंट्री जो हॉलैंड थी, फ्रांस थी, ब्रिटेन था, ये भी जो है ना इंडिया में आ उन्होंने अपने सामान का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ब्रिटेन स्लोली डिवीटेड ऑल अदर यूरोपियन कंट्री। ब्रिटेन ने क्या किया, धीरे धीरे बाकी सारी कंट्रीज़ को मात दे दी। दिस स्टार्टेड अ पीरियड इन इंडिया ऑफन रिफर्ड टू एज द कंपनी राज। और ये जो पीरियड था यहाँ पे इसको किसके नाम से जानते हैं? कंपनी राज के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश हैड इनिशियली लैंडेड ऑन द शोर्स ऑफ इंडिया एज अ ट्रेडिंग कंपनी कॉल्ड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिशर्स जो होते हैं उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आए और उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी, इसके थ्रू वो बिजनेस कर सके। बट दे डिड नॉट टेक लॉन्ग इस्टेब्लिश परमानेंट सेंटर्स इन इंडिया। लेकिन उन्होंने बहुत समय तक वो यहाँ पे सेंटर्स अपना नहीं बना पाए इंडिया में। दे बिल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स एंड फैक्ट्रीज टू स्टोर देयर गुड्स। इन्होंने क्या किया, ट्रेडिंग कंपनीज बनाई, सेंटर्स बनाए जहाँ पे वो फैक्ट्रीज में अपना सामान रख सकें, स्टोर कर सकें। द एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत इस इन 1600। इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में बनाई 1608 में। एम्परर जहांगीर गेव परमिशन टू द कंट्री टू बिल्ड सच सेंटर्स ऑल ओवर द मुगल एम्परर्स। एम्परर जब जहांगीर थे तब उन्होंने जो है ना इनको परमिशन दी थी कि आप मुगल एम्परर के जहाँ जहाँ मुगल एम्परर का राज, मुगल्स का राज है, वहाँ आप अपनी कंपनी बिल्ड कर सकते हैं।
The British East India Company established more trading centers in Madras, Calcutta and Bombay. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ट्रेडिंग का सेंटर्स बनाए, कहाँ का, मद्रास में, कलकत्ता में और बॉम्बे में. द नेक्स्ट स्टेप वॉज बिल्डिंग ऑफ फोर्ट्स. उनका नेक्स्ट स्टेप क्या था, उन्होंने किले बनवाने शुरू किए. द ब्रिटिश स्टार्टेड टू बिल्ड फोर्ट्स टू मेंटेन आर्मीज टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिंग सेंटर्स. ताकि उन्होंने ये किले क्यों बनाए थे, ताकि वो किले बना सके और वहाँ पे अपनी आर्मीज़ को बिल्ड कर सके, ताकि ये वो लोग उनके जो ट्रेडिंग सेंटर्स का सामान था उनको उनकी सुरक्षा कर सके. नवाब सिराजुद्दीन दौला ऑफ बंगाल वॉज अलार्म्ड. नवाब सिराजुद्दीन दौला जो थे उनको इस बंगाल के उनको इसके बारे में पता चला. ही ऑर्डर द ब्रिटिश टू रिमूव देयर सोल्जर्स एंड आर्म्स फ्रॉम देयर फैक्ट्रीज. उन्होंने ऑर्डर दिया ब्रिटिशर्स को कि आप फ़ौरन अपने सोल्जर्स और अपनी आर्मीज़ को फैक्ट्री से हटाएं. हाउएवर द ईस्ट इंडिया कंपनी टर्न अ डीफ ईयर टू हीज ऑर्डर. लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इस ऑर्डर, उनके ऑर्डर को अनसुना कर दिया. नवाब सिराजुद्दीन दौला फॉट अ वॉर इन प्लासी इन 1757. फिर नवाब सिराजुद्दीन दौला ने एक जंग लड़ी प्लासी में 1757. द बैटल ऑफ प्लासी, जिसको प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, प्रूव डिजास्ट्रस एंड ही वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश. और वो ब्रिटिश के द्वारा हार गए. दिस लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ बंगाल. यहीं से बंगाल का गठन होना शुरू हुआ. द ब्रिटिश बिकेम मोर पावरफुल. ब्रिटिशर्स जो थे वो दिन पे दिन ज़्यादा ताकतवर होते चले गए. आफ्टर द मुगल एम्परर शाह आलम अलाउड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू कलेक्ट टैक्सेस इन बंगाल. कब, जब मुगल एम्परर शाह आलम ने अलाउ कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप बंगाल से टैक्सेस को वसूल कर सकते हैं. बंगाल सफ़र इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. बंगाल ने बहुत मुश्किलों से सामना किया ब्रिटिशर्स की वजह से. द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड द लैंड. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनकी जो लैंड थी उसको एक्सप्लॉइट कर दिया. द फार्मर्स टू ग्रो ओनली कॉटन एंड इंडिगो. और फार्मर्स क्या खुद सिर्फ उगा सकते थे, सिर्फ कॉटन और इंडिगो उगा सकते थे. दीज क्रॉप्स वर द रॉ मटेरियल दैट द ब्रिटिश नीडेड इन देयर कंपनी टू मेक फिनिश्ड प्रोडक्ट. ये ऐसा रॉ मटेरियल था, ऐसी फसलें थी जिसका जो है ना ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी अपनी कंपनी में प्रोडक्ट्स बनाने के लिए. द लेविड हाई टैक्सेस ऑन द पीपल. और इसके बदले पे वो उनसे हाई टैक्स लेते थे. दे वर सो हार्ड हार्टेड. ये बहुत ही कठोर दिल के थे. दैट इवन व्हेन देयर वॉज अ फैमिन इन बंगाल दे फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो. लेकिन वो लोगों से यही फोर्स करते थे कि आप कॉटन और इंडिगो को ही उगाएं. द कंपनी सरकार बिकम डोमिनेंट इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर. बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी जो थी बिकम बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो गई, अपने आप को प्रभावशाली हो गई इन 1764. आफ्टर दिस बैटल द ब्रिटिश स्टार्टेड टू एनेक्स मोर टेरिटरीज ऑफ इंडिया थ्रू वेरियस अनफेयर पॉलिसीज़. ब्रिटिश में जो बैटल हुआ उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी छोटी छोटी टेरिटरीज बना दी और पॉलिसीज़ के थ्रू करने लगे. वन सच पॉलिसी वॉज दैट ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. उनकी उनमें से एक पॉलिसी कौन सी थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी. अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी के हिसाब के अनुसार इफ़ द रूलर ऑफ अ स्टेट डाइड विदाउट अ नेचुरल हेयर द स्टेट वुड बी एनेक्स टू द ब्रिटिश टेरिटरी. उनकी पॉलिसी के अनुसार क्या था कि अगर कोई भी रूलर अपने प्राकृतिक उसके से मरता है तो उसका जो टेरिटरी होगी वो ब्रिटिशर्स को पास जाएगी. विद द हेल्प ऑफ सच पॉलिसीज द ब्रिटिश एनेक्स झांसी. इस तरह की पॉलिसीज़ के हिसाब से ब्रिटिश ने कहाँ राज करना शुरू कर दिया, झांसी में और नागपुर में. अदर प्रिंसली स्टेट्स लाइक अवध ऑल्सो फेल फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वाजिद अली शाह. इसके बाद जो अवध था वो भी जो है ना वाजिद अली शाह के हाथ से चला गया. बाय द ईयर्स 1857 द ब्रिटिश हैड अ कंट्रोल ओवर नियरली द होल ऑफ इंडिया. 1857 के बाद ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में अपना राज्य कर लिया था. दस वी सी हाउ स्लोली एंड स्टीडली द ब्रिटिश क्रेप्ट इनटू आवर लैंड एंड ग्रैब पावर. उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने देखा कि किस तरह से ब्रिटिश जो है ना उनकी लैंड पे अपना राज्य कर रहे थे, पावर बना रहे थे. नाउ टू प्रोटेक्ट देयर एसेट्स ब्रिटिश स्टार्टेड रिक्रूटिंग इंडियन सोल्जर्स इन देयर आर्मी. उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी एसेट्स को बचाने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया के जो सोल्जर्स थे उनको अपने उसमें रखना शुरू कर दिया था. इंडियन सोल्जर्स वर गिवन अ मेड सैलरी एंड पिटी पोजीशंस. इंडियन सोल्जर्स को बहुत थोड़ी सी सैलरी दी जाती थी और छोटे छोटे से ओहदे दिए जाते थे. डिस्प्लेजर डेवलप ड्यू टू दिस. और इसकी वजह से उन्होंने वहाँ पर से डिस्प्लेजर उत्पन्न हुआ.
मोर ओवर दे हैड अनदर रीज़न टू बी एंग्री। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से वो एंग्री हुए, नाराज़ हुए। द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस अ न्यू राइफल कॉल्ड द इनफील्ड राइफल। इसके बाद ब्रिटिश ने क्या किया कि एक राइफल का बताया जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, विच वॉज सेड टू हैव कार्टिजेस ग्रीस्ड विद पिग, जिसमें क्या होता है ग्रीस पिग की चर्बी से ग्रीस्ड किया गया था जिसको, एंड काउ फैट और गाय के फैट से। दिस ऑफेंडेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ मुस्लिम एंड हिंदू, जिसकी वजह से जो भी रिलीजियस लोगों के जो धार्मिक भावनाएं थी उससे उनको चोट पहुंची। द इंडियन सोल्जर्स रिवॉल्टेड अगेंस्ट हर, जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट करना शुरू कर दिया। ओन मास्टर्स इन मेरठ कॉन्टोनमेंट नियर दिल्ली इन ईयर 1857। मेरठ कॉन्टोनमेंट में उन्होंने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किए। दस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नोन एज द सिपोई म्यूटिनी वॉज फॉट। सबसे पहली जो जंग लड़ी गई थी इंडिपेंडेंस के लिए वो कौन सी थी, सिपाही म्यूटिनी थी। एंड इंडिया सिपाही नेम मंगल पांडे, और इंडिया का जो सिपाही थे जिनका नाम था मंगल पांडे, फायर द फर्स्ट शूट ऑफ दिस रिवॉल्ट। उन्होंने सबसे पहली फायर किया था इस रिवॉल्ट में। द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये रिवॉल्ट बहुत बड़े पैमाने में नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया में फैल गया। द इंडियन सोल्जर्स मार्च्ड टू दिल्ली एंड डिक्लेयर बहादुर शाह सेकेंड एज देयर एम्परर। जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने मार्च किया दिल्ली से और बहादुर शाह सेकेंड को अपने राजा के रूप में उनको रखा। लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई झांसी की, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल एंड मौलवी अहमद शाह ऑफ अवध सपोर्टेड दिस रिवॉल्ट एंड लेड इट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सब लोगों ने इस रिवॉल्ट का साथ दिया और इसको एक अलग ही इंडिया के में पूरे में पहुंचाया। हाउएवर, जबकि द ब्रिटिश फॉट बैक एंड सक्सीडेड इन क्रशिंग द रिवॉल्ट विद द हेल्प ऑफ देयर मॉडर्नाइज वेपन्स एंड लार्ज फंड। जबकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने इन पर दोबारा से क्या किया, वार किया और इस रिवॉल्ट को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। किसके सहायता से, जो उनके पास मॉडर्न वेपन्स थे और बहुत सारा पैसा था। रानी ऑफ झांसी डाई ऑन द बैटलफील्ड। झांसी की रानी इस जंग में मारी गई। नाना साहब एंड बेगम हजरत महल हैड टू फ्ली टू नेपाल। नाना साहब और बेगम हजरत महल वो यहाँ से भाग के नेपाल चले गए। तात्या टोपे वॉज टेकन प्राइजनर एंड हंग्ड एंड बहादुर शाह सेकेंड वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा। और तात्या टोपे जो थे उनको जो है ना उनको भी जो है ना फांसी चढ़ा दिया गया और बहादुर शाह जो थे वो बर्मा चले गए। द सिपाही म्यूटनी शुक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इन्होंने बहुत सारे फाउंडेशंस बनाई। टू प्रिवेंट एनी फर्दर रिवॉल्ट्स वॉर्स ऑफ दिस काइंड इंडिया वॉज मेड अ ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड डायरेक्टली ब्रॉट अंडर द रूल ऑफ द क्राउन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह के रिवॉल्ट से बचने के लिए बहुत सारे फाउंडेशंस बना दिए जिससे वो इससे बच सके और इंडिया का रूल उनके पास रहे। द क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड बिकम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। जो सबसे पहली क्वीन विक्टोरिया थी वो इंग्लैंड की जो कि यहाँ पे उन्होंने राज किया। द क्वींस रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया केम टू बी नोन एज द वाइजरी ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उनको किसके नाम से जाना जाता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है, आपका सिलेबस भी यहीं से फिनिश हो गया है। अच्छे से स्टडी करिए, आपके एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी इशू हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।